लगता है मिस हेट्रो, आधे लोग तो तुम्हारी टीम में ही हैं। नहीं नहीं। आप में से किसी को चेंज नहीं पसंद है, ऐसा भी कोई है या नहीं? मेरी टीम में कौन है? उनकी टीम में कौन है? कोई नहीं है। ओ है ना, ओनली फोर। कोई बात नहीं, 4 भी तो है ना, बहुत है। चलिए। हाँ, मैं तो नेक्स्ट सरप्राइज की तैयारी देख रही हूँ अभी। अच्छा, तुमने मुझे कुछ सरप्राइज के बारे में बताया क्यों नहीं? हाँ हाँ, बताती हूँ बाबा। बताओ ना। एंड द सरप्राइज इज द पैनल डिस्कशन। अब हम सबके पास एक गोल्डन चांस है हमारे सारे डाउट्स क्लियर करने का। तो अब आप सबके डाउट्स को क्लियर करने के लिए कौन आएगा मिस हेट्रो? हमारे डाउट्स क्लियर करने हम बुलाते हैं एसजेटी सीमा दामानी, एसजेटी मयूर जैन, एसजेटी राजश्री वोरा एंड एसजेटी आरती कुमार। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा पैनल डिस्कशन अभी स्टार्ट हो रहा है। जोरदार तालियां हो जाए सीमा दमानी जी के लिए, मयूर जैन जी के लिए, राजश्री वोरा एंड एसजेटी आरती कुमार। लगता है किसी ने खाना ठीक से नहीं खाया है। हाँ, तालियों की आवाज ही नहीं आ रही है, या तो बहुत ज्यादा खा लिए, अब और नींद आ रही है। सच में नींद आ रही है क्या? हाँ हाँ, देखो ना वहां साइड सब लोग, ऐसा लग रहा है अभी सो जाएंगे, है ना? देखो देखो। नहीं नहीं, सोना नहीं, अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। वी रिक्वेस्ट एसजेटी रोमा पंड्या टू जॉइन अस। अरे वो तो हमारे जज है। Oh yes. Now sit back, relax and open your mind for this insightful, engaging panel discussion. जोरदार तालियां हो जाए ऑडियंस। Now we hand over this to SJT Nitin sir for the panel discussion. जोरदार तालियां हो जाए। जब तक सब लोग आते हैं तब तक हम आपको कुछ सुनाते हैं। मैं देता हूँ। एक और माइक है। हर खुशी दुआ मांगे आपसे, हर फूल खुशबू मांगे आपसे, हर खुशी दुआ मांगे आपसे, हर फूल खुशबू मांगे आपसे। जरा गौर फरमाइए, जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइएगा। हर खुशी दुआ मांगे आपसे, हर फूल खुशबू मांगे आपसे। खुदा आपके जीवन में इतनी रोशनी दे, इतनी रोशनी दे, इतनी रोशनी दे कि बिजली वाले आपसे कनेक्शन मांगे। लगता है यहाँ किसी को मजा ही नहीं आया। अब नेक्स्ट नहीं बताना है, छोड़ो। आप सब पैनल डिस्कशन के लिए एक्साइटेड नहीं है क्या? पीछे ऑडियंस, सबको नींद आ रही है क्या? तो जोरदार तालियां। We would like to invite SJT Ashok Kumar Kothari sir and SJT Dr. Park Minchal as our judges of the panel discussion. Please come on the stage. जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, आप में से कोई और है जिन्हें कोई गाना गाना है? आइए सर। सब लोगों ने आने वाले साल का जश्न कैसे मनाया मुझे नहीं पता, लेकिन रात को करीब 11 बजे मुझे ऐसा एक ख्याल आया कि कुछ नया करते हैं इस साल। तो आने वाले साल को प्रणाम, जाने वाले साल को प्रणाम। कैसा लगा? आने वाले साल को प्रणाम, जाने वाले साल को प्रणाम। और आगे है किसी को गैस? ओ नए साल का पहला नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री राम। आने वाले साल को प्रणाम, जाने वाले साल को प्रणाम, नए साल का पहला नाम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर। स्माइल इवनिंग। बड़े अच्छे लगते हैं ये जो ये स्माइल, और आप सब
और ये सेमिनार बड़े अच्छे लगते हैं। सीड मैग्नेट कलर से हम रोगों के उपचार करेंगे। सीड मैग्नेट कलर से हम रोग के उपचार करेंगे। घर घर में हम सुजो के द्वारा स्वस्थ परिवार बनाएंगे। बड़े अच्छे लगते हैं ये सुजोग, ये सेमिनार और आप सब बड़े अच्छे लगते हैं। थोड़ा और एक का 2 लाइन है। जब कोई दर्द सता जाए, जब कोई रोग आ जाए, तुम कर लेना उपचार सुजोग से। कर लेना सुजोग से उपचार तुम। ओ स्वस्थ है शरीर जब तक देता है हर कोई साथ। हम मगर बीमारी में पकड़ेंगे उनका हाथ। स्वस्थ है शरीर जब तक देता है हर कोई साथ। हम मगर बीमारी में पकड़ेंगे उनका हाथ। करेंगे उनका इलाज सुजोग से, स्वस्थ करेंगे उन्हें हम हर दर्द हर बीमारी से। जब कोई दर्द सता जाए, जब कोई रोग आ जाए, तुम कर लेना सुजोग के उपचार को। दूर रहेंगे तुम हर बीमारी से। Thank you, Sadhana ma'am. नमस्ते। Thank you so much. Now we hand it over to SJT Nitin Narwani sir for the panel discussion. जोरदार तालियां हो जाए। अब जो आपने स्केड्यूल में पढ़ा होगा, डाउट्स एंड डाउट्स, अब तक अभी खाली 6 की का लेक्चर बाकी है अशोक सर का। बाकी आपने काफ़ी ज्ञान की धाराएं में नहा लिया है ना, लेकिन नहाने के बाद डाउट्स तो क्रिएट होंगे ना। 2 ही संजोगों में डाउट नहीं क्रिएट होते। यहाँ तो आप सब कुछ समझ गए हो और यहाँ कुछ भी नहीं, खाली सूरत का खाना मजा लिया बस, है क्या नहीं। 2 ही रास्ते हैं, तो आप किस में हो? सब समझ लिया कि कुछ नहीं समझा? दोनों के बीच में न्यूट्रो क्या है कि नहीं। तो कुछ डाउट्स क्रिएट होते हैं और हर एक थेरेपिस्ट को होते हैं प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ सुजोग के दरमियान, ठीक है। तो ऑन एक एवरेज हमने सबसे एक इंक्वायर किया था एंड वी हैव स्क्रूटिनाइज और स्क्रीन्ड फ्यू क्वेश्चंस जो सारे ऑडियंस में की मिली, वो सारी रचना थी। और एक बार के लिए रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म पे आई विल अनाउंस टू वेलकम निशुका जैन। शी हैज़ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सो प्लीज निशुका जी, फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Smile known. I'm SJT Nishuka Jain. I have the list of questions on the behalf of many participants. We have commonly segregated some of them and will ask one by one. Shall I start, sir? Yes, first question please. Okay. What will be the ये सिलसिला क्या होगा मैं समझा देता हूँ। जो क्वेश्चन निशुका जी बताएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, जो एक ऑडियंस का स्क्रीन आउट किए हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं
पैनलिस्ट के पास भेजूंगा। हमारे 4 पैनलिस्ट हैं, महानुभाव है, जो सीनियर्स हैं काफ़ी, अपनी अपनी सुजोग फील्ड में, ये अपने मेडिकल फील्ड में भी हैं, और आरती कुमार जी अपनी कलर थेरेपी, सबके आपने स्पीचेस सुने हुए हैं, ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस, एंड फाइनल जजमेंट के लिए हम किसके पास भेजेंगे? द ग्रेट अशोक कुमार कोठारी जी, ठीक है ना जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। In Sujok treatment, the same protocol given by 2 different therapists have different results even though some points and formulas same. जब हम सुजोग ट्रीटमेंट देते हैं, 2 थेरापिस्ट सेम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, सेम फॉर्मूला डिसाइड करते हैं, फिर भी रिजल्ट अलग क्यों आता है? आई नो ये सीमा जी ऊंचे नीचे हो रहे होंगे आंसर देने के लिए, लेकिन आई विल फर्स्ट थ्रो दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर भरत पटोडिया प्लीज। कई बार हमने देखा है कि सेम प्रोटोकॉल मैं देता हूं और मेरे क्लिनिक में दूसरा देता है, तो भी पेशेंट बोलते हैं कि भाई मुझे सर से लेना है। कैन यू थ्रो सम लाइट? सो हालांकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेटाफिजिकल एनर्जीज में नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आई हैव सीन कि मेटाफिजिक्स एग्जिस्ट करती है, और चूंकि ये एनर्जी ट्रीटमेंट इज़ मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट, आवर लेवल ऑफ मैच्योरिटी कम्स विथ नॉलेज, बिलीफ एंड ऑल्सो डेवलपमेंट। अभी सुजोग वर्ल्ड का भी इवोल्यूशन हुआ है, फ्रॉम वेरी फिजिकल करस्पॉन्डेंस सिस्टम टू EFT 6 की, लेवल 1, लेवल 2, 8 ओरिजन, ट्राई ओरिजन, और उसके बाद अल्टीमेटली स्माइल। When स्माइल इज़ द लास्ट, आपको इवोल्यूशन करते 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 तो हर किसी का स्पिरिचुअल इवोल्यूशन डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कोई नीचे है या कोई ऊपर है, बट डिफरेंट होता है। उसी तरीके से पेशेंट का इवोल्यूशन भी डिफरेंट होता है। आप में से कुछ लोग रेकी या प्राणी हीलिंग करते होंगे, तो उसमें एनर्जी ग्लोब्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो आपकी ऑरा होती है वो एक एनर्जी की ग्लोब्यूल से बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। सो समबडी हु फॉलो अ गुड डाइट, न्यूट्रिशियस एज वेल एज जो तामसिक एंड सात्विक डाइट, सात्विक विचार। थेरेपिस्ट, वी आर आस्किंग अबाउट कि थेरेपिस्ट। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, इफ अ थेरेपिस्ट ऑरा इज थिकर, उसकी एनर्जी इज थिकर देन द पेशेंट, इफ हिज ऑरा इज फाइन, माई थॉट विल नॉट पेनिट्रेट हिज बॉडी इजीली। ये सुई एक एंटीना है, एक चैनल है, जिससे मेरे एनर्जी डायरेक्टली उसके सिस्टम में जा रही है। बट फिर भी अगर मेरी एनर्जी पूरी कोर्स है, कोर्स एनर्जी है, आई डोंट फॉलो गुड हैबिट, गुड माइंड, गुड लाइफस्टाइल, और ही इज़ वेरी प्योर हार्टेड, माई ट्रीटमेंट मे नॉट पेनिट्रेट इनटू दैट। एक रीज़न है। प्लस ऑफ कोर्स मेटाफिजिकल, इफ आई एम नॉट डेवलप्ड, मैं स्पिरिचुअली डेवलप्ड नहीं हूँ, मेरा ट्रीटमेंट इतना अच्छा काम नहीं करेगा। आई डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअली डेवलप्ड मींस कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियस। आरती कुमार जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे इस चीज में? जैसा कि भरत जी ने बताया है कि जो कॉन्शियस लेवल है, जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है और आप स्माइल करने लग जाते हैं, है ना, तो कई पेशेंट तो आधे आपके क्लिनिक में आधे ही ठीक हो जाते हैं, बिकॉज यू आर स्माइलिंग, है ना। बच्चों के साथ आप स्माइल से बात करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने बिहेवियर में कहीं ना कहीं कोई चेंज लाना पड़ेगा कि वो पेशेंट हमसे क्यों नहीं सेटिस्फाई है सेम फार्मूला लगाने के बाद। तो वो हम अपने अंदर में जितने भी लोग हैं, उन्होंने दूसरी चीज बताई, बिहेवियर। फर्स्ट का आंसर क्या था? कॉन्शियसनेस डिफरेंस। सेकंड का कॉन्शियसनेस के साथ एक और चीज क्या ऐड हुई? बिहेवियर। बाय 2 different therapists to a single patient. Yeah. सीमा जी, something. There are 2 main reasons as I understand. One, the patient's receptivity. If the patient is more receptive, the results will be better. If the patient has a block in mind, इससे क्या होगा? The results will be less. So, No, but and not the talking about the patient. We are talking about therapists. 2 different therapists, the same thing, the same patient. Yes, and the therapist, it develops, I would agree to Dr. Patodia, that it's the consciousness of the therapist. Higher consciousness, better results. 2:1, consciousness and behavior. Mayur ji, what would you add? Something? मेरे हिसाब से what the intention on the during the treatment, same protocol होने पर भी थेरेपिस्ट
जो है वो अगर चेंज होते हैं, पेशेंट वही रहता है, तो जो थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट दे रहा है वो किस इंटेंशन से, किस एनर्जी से ट्रीटमेंट दे रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंशन? कैसे इंटेंशन? मतलब ठीक करने का इंटेंशन तो हर एक या थेरेपिस्ट का डेफिनेटली होता है। ठीक करने का इंटेंशन हर एक फिजिशियन का होता है। कोई डॉक्टर किसी भी थेरेपी का हो, वो कभी नहीं चाहता है कि उसका पेशेंट ठीक ना हो, बट जब हम उस पेशेंट को देखते हैं तो उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस इंटेंशन को, उस डिजीज़ को हमको रिमूव करना है। ये इंटेंशन पॉजिटिवली हमको डालना है। आप अगर सेम प्रोटोकॉल में वो चीज़ करोगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। देखिए एक और चीज ऐड हुई ना, क्या ऐड हुआ? इंटेंशन। मतलब मुझे अगर इस पेशेंट को ठीक करने का ज़्यादा इंटेंशन है, डेस्परेट, तो शायद मैं जल्दी ठीक कर पाऊँ। मेरी असिस्टेंट है वो शायद इतना जल्दी ना कर पाए क्योंकि उसको खाली जॉब करने का इंटेंशन है। इज इट सो? यस, राइट। ओह यस। अब अशोक सर से एक बार फाइनल जजमेंट सुनते हैं। ये तीन हमारे पास आ चुके हैं, तो लेट हिम जज फाइनली। देखो, ओवरऑल जो व्यूज़ है वो मोर और लेस लैंग्वेज का ही डिफरेंस है, लेकिन मैं एक थोड़ा पैनल से एक बात कहना चाहता हूँ। हम वो वोकेबुलरी यूज़ करें और वो कम्युनिकेशन के स्किल यूज़ करें जो जिससे लोग कनेक्ट कर सके आराम से। तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है बहुत तरीके से। पेशेंट कॉमन है, थेरेपिस्ट डिफरेंट है, फ़र्क कहाँ पर है? तो मैं खाली एक प्रोफेसर पागजू को कोट करता हूँ। प्रोफेसर पागजू का एक कॉमन क्वेश्चन था कई बार क्लासेज में, नॉलेज और स्पिरिट, दो को अगर कंपेयर करें, नॉलेज और स्पिरिट, आपको क्या लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज या स्पिरिट? सब्जेक्ट की नॉलेज पे या स्पिरिट? तो इसलिए मैं ये मजाक में कहता हूँ कभी कभी, मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो डफर है, वो भाषा यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कम्युनिकेट, आप कनेक्ट कर पाओ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। और मेरे वो स्टूडेंट जो हाईली एकेडमिक है, और इतने हाईली एकेडमिक है, अगर मैंने किसी लेक्चर में स्लिप ऑफ टंग से कोई गलत स्टेटमेंट बोल दिया है, वो तुरंत पकड़ लेंगे, सर गलत बोल रहे हैं आप। ये हाईली एकेडमिक है, वो ट्रीटमेंट में फेलियर है। वो किस में फेलियर है? वो ट्रीटमेंट में फेलियर है। और ऐसे वो हैं जो एकेडमिकली आगे उसको पूछोगे तो वो कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं कहता है। उसके पेशेंट आते हैं मेरे पास, क्या कहते हैं? सर क्या बात है, वो आपका स्टूडेंट तो कमाल है, कमाल है। उसको मतलब इतनी पुरानी बीमारी मेरी उसने ठीक कर दी। मुझे अंदर लगता है कि यार मुझे उससे जाके सीखना पड़ेगा। ये मुझे लगता है, मतलब मैं उसको कुछ नहीं मानता उस स्टूडेंट को, और वो स्टूडेंट सक्सेसफुल है। तो मैं यही बात करता था। और आपने कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम का अगर लेक्चर सुना हो, मैंने बहुत चीज़ें बोली थी। अनहेजिटेटिंग माइंड बोला था, विक्टोरियस स्पिरिट बोला था कि हम कैसे करें, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा कमांड क्या, विक्टोरियस स्पिरिट क्या है, इंटेंशन ही है। और फाइनली सबसे ऊपर मैंने लास्ट में एक सबसे सुप्रीम रखा था, उसका बोला था स्माइलिंग स्पिरिट, जो ये रहा इंटेंशन, यानी पेशेंट के प्रति हमारा इंटेंशन उसका कैसा होना चाहिए, उसकी वेलबींग। ऐसा नहीं पेशेंट धनी है, थोड़ी फीस ज़्यादा दे देगा, बड़ा IAS ऑफिसर है, अगर ये ठीक होके गया तो बड़ा काम निकाल देगा। अगर ये आपके ग्रेजुएट्स के ऊपर चलते रहे, ये अगर प्रायोरिटी है, तो ट्रीटमेंट सेकेंडरी हो गया। तो ट्रीटमेंट शुड बी प्रायोरिटी। डेफिनेटली एक ही डिफरेंस है, अगर इस दोनों सेम है, थेरेपिस्ट अलग है, पेशेंट कॉमन है, इट इज़ ओनली मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। योर कॉन्शियसनेस शुड फ्लो विद द ट्रीटमेंट। और इसके लिए प्रोफेसर पार्क जो के वर्ड यूज़ करता हूँ, ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इन द मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। स्पेशली जो कॉन्शियसनेस ट्रीटमेंट है, जिसको हम 6 की, ब्रांच 6 की, ट्रायोरिजन, वाट एवर द ट्रीटमेंट इज दैट, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में हार्डली मेक्स डिफरेंस। कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में हार्डली मेक्स डिफरेंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। मैं करूँगा, मैं किसी को फ़ोन पे भी बता दूंगा कर लो, तो काम करेगा। लेकिन ये कॉन्शियसनेस का ट्रीटमेंट है। मेन मुद्दे की बात है, एक प्रैक्टिशनर की कॉन्शियसनेस अपग्रेड है, वो उसकी कॉन्शियसनेस ट्रीटमेंट के साथ फ्लो करती है। मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में ट्रीटमेंट है, इसलिए वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है। चलिए, तो अशोक सर से अपने को क्या फाइनल वर्डिक्ट मिला? उन्होंने भी बोला कि ये तीनों वर्ड्स जो हमने यूज़ किए थे, इंटेंशन, बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस, ये खाली अलग अलग कंसेप्ट्स हैं टू शो द स्पिरिट। एक थेरेपिस्ट के अंदर क्या ज़रूरी है? न्यूटो स्पिरिट, ना राग न द्वेष, है कि नहीं? कुछ लालसा नहीं। एक जब ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनकी स्पिरिट उस लेवल तक, जो मेडिटेटिव स्टेज, जिसको ताओ स्टेज भी बोला जाता है, वायलेट मैडम ने शायद उसी का जिक्र किया था, तो वो स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस होना चाहिए। तब आप जो ट्रीटमेंट देंगे वो क्या होगा? तथास्तु। क्या होगा? तथास्तु। और
बाजू वाला अगर उसके माइंड में कुछ खुराफाती चल रही है, घर से झगड़ा करके आया है और वो ट्रीटमेंट देगा तो क्या हो पाएगा? क्योंकि वो इन्वॉल्व है ना किसी चीज में, न्यूटो स्पिरिट उसकी नहीं है उस टाइम पे। है क्या नहीं? मजेदार क्वेश्चन। सबको प्रॉब्लम हुई थी कि नहीं इस क्वेश्चन में? ये तकलीफ सबको सामने आई थी कि नहीं आई थी? सब बोलते हैं कि भाई इन्होंने दिया तो इनको रिजल्ट मिला, मैंने दिया तो वही फॉर्मूला से मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशुका जी प्लीज। In Sujok 6 key treatment, which one has better results, using needle or using seeds? जब हम 6 की का ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रांच लेवल, इंडिविजुअल लेवल, यूनिट लेवल, फॉर्मूला बनाते हैं, तब ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि ज़्यादा रिजल्ट किस में मिलेगा, सीड्स में मिलेगा या नीडल में मिलेगा? कई लोग 6 की ट्रीटमेंट की बात चल रही है, जो ब्रांच लेवल, इंडिविजुअल एंड यूनिट लेवल में जो फॉर्मूला बना के जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें कई लोगों को नीडल से हेजिटेशन होता है। तो होता है कि नहीं होता है कई लोगों को? कई लोग उसके बदले ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, कई लोग कलर भी यूज़ करते हैं। तो हम खाली ये पूछना चाहते हैं कि इसमें कौन सा बेटर होगा और क्यों बेटर होगा, ठीक है ना? ये मयूर जी से स्टार्ट करेंगे इस बार। इफ़ योर कॉन्स्टिट्यूशन और आपका डायग्नोसिस सही है तो पेशेंट्स को आप चाहे नीडल्स लगाओ, चाहे आप सीड्स लगाओ और चाहे आप कलर लगाओ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे आप जब ट्रीटमेंट करोगे तो ही वो सही होगा। अब जैसे नितिन जी ने बोला कि अगर पेशेंट को हेजिटेशन है और वो नीडल्स लगाना ही नहीं चाहता है तो फिर तो बेटर ऑप्शन फिर सीड्स आता है। कलर, मैंने अपनी प्रैक्टिस में तो 6 की में कलर से ही अधिकतर रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव देख लिए, और ऐसा अनुभव मेरे ख्याल से आरती जी को तो और अच्छा होगा, और बाकी सर जैसा बताइए। चलिए, इनका मानना क्या है मयूर जी का? पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो भी देखो, अगर वो नीडल से डरता है या डरती है तो बेटर है कि उनको सीड से या कलर से करें, और इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से 6 की ट्रीटमेंट में कलर का यूजेज से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला है इनको। जी सीमा जी। So I would agree with Dr. Mayur 100% that everything works, सब चीज़ अच्छा वर्क करता है। ओनली मुझे एक और ऐड करना है कि as Professor said, seeds, colors, moxa, needles, everything works 100%. सब चीज़ इक्वली वर्क करता है। ओनली what I feel needles work better. Why? क्योंकि नीडल लगा के पेशेंट आपके पास बैठा है आधा घंटा, 1 घंटा जो भी, और आपके पास बैठा है क्लिनिक में, तो वो कॉन्शियस है अपनी ट्रीटमेंट के बारे में। उस बॉडी ट्रीटमेंट के साथ में उसका माइंड भी उस ट्रीटमेंट में है। आप कलर लगा के भेजते हैं, सीड लगा के भेजते हैं, मैग्नेट लगा के भेजते हैं, पेशेंट इतना कॉन्शियस नहीं रहता है कि मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है। ओनली दैट डिफरेंस आई फाइंड, नीडल इज़ बेटर रिजल्ट्स, अदरवाइज ऑल मोडालिटीज़ वर्क द सेम। चलिए, सीमा जी का ये मानना है कि नीडल्स बेटर है, लेकिन उसका रीज़न क्या है? कोई नीडल एज अ मटेरियलिस्टिक थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस के लगाने के बाद पेशेंट आपके पास आधा घंटा बैठा है तो उसको लगे कि वो ट्रीटमेंट जोन में है, ठीक है ना? तो वो चीज़ वर्क कर रही है। मतलब उनके अकॉर्डिंग भी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स एंड योर ओन कॉन्शियसनेस, कुछ भी यूज़ करें। जी आरती जी। जैसा कि मयूर ने बताया, सीमा जी ने बताया, दिस इज़ 100% करेक्ट। मयूर ने एक अच्छी बात बताई कि अगर आपका पेशेंट रेडी है नीडल लेने के लिए तो आप पहले नीडल से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे हम लोग प्रोफेसर पाकजेवू से पूछते थे जब कि सर हम लोग क्या करें, पहले सुजोक करस्पॉन्डिंग करें कि 6 की करें कि सुजोकी करें कि डायमंड सिस्टम करें, कौन सा सिस्टम करें? अगर पेशेंट कोई एक आ रहा है तो वो बोलते थे कि जो फर्स्ट थॉट आपके मन में आता है फर्स्ट, यू कैन सिलेक्ट दैट वन। सेम वे जब आपके पास में पेशेंट आता है, आपने 6 की का फार्मूला अगर बना लिया है तो आपको अगर लगता है कि कलर हमें लगाना है, नीडल लगाना है, और अगर वो पेशेंट आपका रेडी है नीडल लेने के लिए तो यू कैन ट्राई नीडल, बिकॉज नीडल्स आर वर्किंग एज ए एंटीना ऑल्सो, सो दे एक्सचेंज एनर्जी वेरी फास्ट, बट कलर्स ऑल्सो डू द सेम। बट ये आपको देखना है कि आपके अंदर में क्या इंटेंशन आ रहा है। जैसे सर ने बताया अभी, अशोक जी ने, कि आपके अंदर की स्पिरिट उस वक्त क्या बोल रही है, आपका न्यूटो क्या बोल रहा है, आपकी स्माइल क्या बोल रही है, तो यू जस्ट फॉलो दैट। चलिए, नीडल एंटीना की तरह काम करती है। दिस वाज अ न्यू थिंग एडेड बाय हर।
तो नीडल एंटीना की तरह काम करेगी, तो कॉस्मिक एनर्जी जो है आपकी क्लिनिक की जो ओरा है, वाइब्स हैं, उसका भी इफेक्ट एंटीना की तरह पेशेंट के अंदर दे सकते हैं ना भरत जी? मैं नियरली एक्सक्लूसिवली नीडल्स के साथ काम करता हूँ। खुद के ऊपर, पेशेंट के ऊपर मेरी ओपिनियन तो यही है कि नीडल्स वर्क बेटर, फास्टर, मोर स्पेसिफिक, कोई कन्फ्यूजन नहीं। कभी कभी लगाते वक्त हमें खुद को एक सेकंड के लिए एक थॉट आ जाता है, यार ये पॉइंट इस सिस्टम में भी यही है, अरे लेकिन उस सिस्टम में वो है। सो दैट कन्फ्यूजन थिंग डज नॉट हैपन विथ नीडल। प्लस एक बीच में रशियन वो हर्बल नीडल आई थी, सो प्लांट नीडल, तो स्टरलाइज नीडल आपकी बॉडी ऑरा मेटाफिजिकल, द फर्स्ट लेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज स्किन। अगर आप अपने थॉट के साथ उस स्किन को पेनिट्रेट कर रहे हो या जस्ट टच भी कर रहे हो, उस अपनी, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है स्किन। सो नीडल से अगर आप स्किन को टच कर रहे हो, जो एनर्जी थॉट इन माय ओपिनियन इज पेनिट्रेटिंग फास्टर, बेटर। एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पेशेंट एक्सपीरियंस बोथ, नीडल इज बेटर। चलिए, पलड़ा किसकी तरफ ज्यादा झुक रहा है? नीडल की थोड़ा सा। अब तक वो एक वजन ज्यादा रख दिया, 50 ग्राम ज्यादा रख दिया भरत जी ने। सर, अशोक सर, फाइनल जजमेंट प्लीज। फाइनली पहले तो मैं निशिका से पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ओनली कंपैरिजन बिटवीन निडिल है, निडिल और सीडी है, या इसको मैं दूसरे मेथड को भी इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ? दूसरी मेथड को भी कर सकते हैं सर। कर सकता हूँ। तो चलो पहले ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और सारे ही आंसर सही है, लेकिन पहले तो मैं बताऊँ टीचर्स और मास्टर क्या कहते हैं, जो क्रिएटर उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं। पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जितने भी हैं, चाहे निडिल है, चाहे मैग्नेट है, चाहे कलर है या लाइट है, उसमें जो डिफरेंस है ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस का, वो इनसिग्निफिकेंट है। वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। मेजर डिफरेंस है एकेडमिकली, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है। तो इनसिग्निफिकेंट है तो चॉइस कैसे करें? तो उसने कहा कि प्रैक्टिशनर जिसके साथ में होमो फील करता है, होमो रिलेशनशिप विद द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द प्रैक्टिशनर इज द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। भरत को निडिल अच्छी लगती है, इसलिए भरत के लिए निडिल ही सबसे बढ़िया बेटर ट्रीटमेंट है। इसको कलर अच्छा लगता है, इसके लिए कलर है। मैग्नेट वालों के लिए मैग्नेट है, और निडिल वालों के लिए दूसरे मेथड के लिए दूसरी बात है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन है, एक बार है। पेशेंट को कोई मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को कोई ज़्यादा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, या तो उसको एवर्जन है, जैसे निडिल लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो अपना रूल है नेवर फोर्स द निडल्स टू द पेशेंट। ये अपना रूल है। ये तो आप जानते हैं कि ट्रीटमेंट निडल से करना जरूरी है, लेकिन पेशेंट कहता नहीं मुझे नहीं, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये पहली कंडीशन है। दूसरा, कभी कभी पेशेंट की एक्सपेक्टेशन होती है आपसे ट्रीटमेंट के प्रति। मैं कई बार का देखता हूँ, मैं मेरे पेशेंट जब क्लिनिक में प्रैक्टिस करता था, कुछ के निडल लगाता था, कुछ के बिना निडल के ट्रीटमेंट करता था। तो थोड़ा उसके पीछे मेरा कॉज भी ये था कि इनएक्सपेंसिव है दूसरा मेथड, तो मेरी फ्री क्लिनिक है, तो मैं निडल का खर्चा क्यों बढ़ाऊँ। ये पीछे ये भाव भी था थोड़ा उसमें। लेकिन मैं सेलेक्टिव निडल लगाता था, सेलेक्टिव। कुछ पेशेंट 3 दिन बाद क्या बोलते हैं, सर आप हमारे को निडल क्यों नहीं लगाते हैं? तो अब उसमें मेरी चॉइस चली गई। अब ये किसकी चॉइस है सिलेक्शन के अंदर? अब उस पेशेंट ट्रीटमेंट में मैग्नेट से बहुत बढ़िया भी कर दूं, उसके दिमाग में बैरियर है कि उसको तो निडल से ट्रीटमेंट चाहिए। तो पेशेंट की पहला प्रायोरिटी है होमो रिलेशनशिप ऑफ द प्रैक्टिशनर। एज ए प्रैक्टिशनर मुझे कलर, आई एम आर्टिस्टिक, ये आर्टिस्टिक मेरी नेचर है, और मुझे लगता है कलर से खेलना, कलर को मेरी चॉइस पसंद बहुत अच्छी है, तो मैं कलर मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन मुझे प्रोफेशनल लुक दिखाना है, मुझे लगना है जैसे मैं एक एकेडमिक और एक अच्छा पढ़ा लिखा एक होशियार डॉक्टर हूँ, तो मैं पंक्चर करूँगा तो ऐसे लगेगा पढ़ा लिखा आदमी है। कलर लगाऊंगा तो ये क्या लगाया यार, कोई कलर से कोई 2 बिंदी लगाने से कोई ठीक होता है क्या भाई? ऐसे कुछ होता है क्या? ऐसे तो ये इतने सारे कलर से होली के अंदर कलर लगाए घूम रहे हैं, कोई ठीक तो नहीं हुए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। पर्सनल सबसे प्रायोरिटी है होमो रिलेशनशिप ऑफ द प्रैक्टिशनर। किस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट से उसकी रिलेशनशिप है, कीपिंग इन विद द कॉन्शियसनेस ऑफ द पेशेंट ऑल्सो, उसका भी थोड़ा ध्यान रखो। अब रही बात एकेडमिकली बात करो, तो इतने जितने मेथड डिस्कस किए हैं,
ये प्रोफेसर पागजू का स्टेटमेंट है, डॉक्टर वायलेटे का स्टेटमेंट है। इन सारे मेथड में लाइट ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एनर्जी, और लाइट इज ऑल्सो energy. So energy equal to energy, and it is the most hetero phenomena ever known. हमको जो भी नॉन फिनोमेना उससे सबसे ज़्यादा हेट्रो कौन सा फिनोमेना है? लाइट है। और एक्चुअली वी आर कंपोज्ड ऑफ लाइट, वी आर कंपोज्ड ऑफ लाइट। तो सिमिलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लाइट ट्रीटमेंट इज द सुप्रीम सुपीरियर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अपार्ट फ्रॉम अदर ट्रीटमेंट। फिर मैं रैंकिंग भी कर सकता हूँ, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे वही मटेरियल है। मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस ऑफ द होमो रिलेशनशिप ऑफ द प्रैक्टिशनर। क्या खूबसूरत रिप्लाई मिला इसका, हुआ कि नहीं? कई लोगों को ये डाउट निकल गया कि ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कुछ भी कोई भी यूज कर सकता है जिसके साथ वो खुद होमो फील कर रहा है, मतलब फ्रेंडली फील कर रहा है। जैसे भरत जी ने नीडल्स के साथ ही वो काफ़ी उनको होमो फील आता है, उसी तरह मैं पर्सनली अगर देखूँ तो मुझे वीट से आता है। मैं सेक्स की ट्रीटमेंट, मतलब वीट का दाना मैं चेक करके बता सकूँ, ये वीट बोलेगा कि आप मुझे माइग्रेन यूज़ करो, मुझे आप पैरालिसिस के लिए यूज़ करो, मुझे आप इसके लिए यूज़ करो, बिकॉज सीड्स आर लिविंग ना। तो मेरा पर्सनल फेथ सीड्स के साथ था, वीट के साथ स्पेशली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज निशुका जी। Using needles is not eligible for non-medical students. So ethically and morally, should we use needling? जैसे कि सुना है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर मिनिमम 3 इयर्स प्रैक्टिस करने के बाद ही नीडल इंसर्शन कर सकता है, तो जो प्रैक्टिशनर नहीं है, फॉर देम सजेशन प्लीज़। ये सवाल सबसे पहले तो डॉक्टर भरत पटोड़िया जी के पास जाएगा कि needle insertion is restricted to at least 3 or 3.5 year medical practitioners except cannot insert the needles, ऐसा सुना हुआ है, might be wrong, लेकिन आप ज़्यादा अच्छे से हमें गाइड कर पाएंगे उस चीज़ के लिए। कोई स्पेसिफिक लॉ तो मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है कि नीडल इज़ टू बी हैंडल्ड जिनको ऐसी मिली है। फ्लेबोटोमिस्ट कोर्स, नर्सिंग कोर्स, जीएनएम कोर्स एज शॉर्ट एज 6 months भी होते हैं। फिर भी अगर चलिए आप इस लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहते कि लीगल है या नहीं लीगल है, या पेशेंट आके कहे कि मुझे आपने इन्फेक्शन कर दिया, सो इस लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहते, तो 2 रास्ते मैं आपको बताता हूँ। दोनों रास्ते मैंने खुद ने यूज़ करे हुए हैं, इसके लिए बता रहा हूँ। एक तरीका तो है डमी, वो डमी हैंड आता था सिलिकॉन वाला डमी हैंड। इट इज़ जो टेली एक्यूपंक्चर इज ट्रुथ। You keep the dummy in front of the patient. In your mind, imagine that this hand is of the patient and you prick on that. It will work. It has worked on me. मेरे beginning of the time 2000 जब मैं initially सीखा था, तब मैं वैसे ही practice करता था, वैसे ही start किया था। दूसरी situation, patient को tight gloves पहना दो। It cost 20-25 rupees. Tight gloves बना के, और gloves पहनाने से पहले आप पॉइंट मार्क कर लो कहाँ पे करना है, आपको प्रिक करने वाला है। ग्लव्स पहनाने के बाद आपको वो डार्क पॉइंट दिखेगा। नाउ आपकी जो नीडल है उस ग्लव्स के थ्रू जस्ट स्किन को टच होएगी, या नहीं भी होगी, लेकिन आपका इंटेंशन चले जाएगा। ये भी मेरा यूज तरीका है, बच्चों में मैंने ट्राई किया हुआ है, क्योंकि एज आई सेड मुझे नीडल्स पसंद है। सो बच्चों को ग्लव्स पहना के हम उस पर बस वो नीडल वहाँ पे खड़ी कर देते थे, वो टच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। सो ये स्पेसिफिक लॉ कोई प्रिवेंट करता है? आई एम नॉट अवेयर। डॉक्टर प्रभु इज LLB, ही मस्ट बी नोइंग। तो इन्होंने जो ये आंसर किया, ये तो इंटेंशन की बात कर दी ना। वापस हम नीडल टच नहीं कर रहे, खाली हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमने टच उनको इंसर्ट सोच रहे हैं। सोचने से कुछ गुनाह नहीं हो जाता है ना हमारा लॉ। लेकिन क्योंकि मैं कहूँ ये एक्चुअली लीगो मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें कोई सुजो की नॉलेज वगैरह का बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो मैं भरत की बात को मैं थोड़ा सा उसको एलोबरेट कर लेता हूँ। लीगली बीइंग नॉन मेडिकल पर्सन, ये मेडिको लीगल मैटर है। एनी टाइप ऑफ इन्वेजन इन द बॉडी इज़ नॉट अलाउड टू अस। हम किसी भी तरह का इन्वेजन बॉडी में नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, ये नहीं कर सकते इन्वेजन।
एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ठीक है, तो इसलिए हमारे को लॉ ऑफ द लैंड का ऑनर करना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात इसके अंदर आती है, एज ए प्रैक्टिशनर हम जानते हैं कि हम खाली हैंड एंड फुट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह की गलती कर ले बॉडी में, तो एक्यूपंक्चर कर नहीं रहे कि हम प्रिकिंग से किसी ऑर्गन को, किसी नर्व को डैमेज कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसा डैमेज का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, you can use the needles, with the consent of the patient, number 1. Number 2, ये ग्लव्स वाला तरीका बताया, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट टेप आती है, माइक्रोपोर ट्रांसपेरेंट, ये सेलो टेप नहीं, उसके छोटे छोटे से टुकड़े लगा दो वहाँ पर, और उसके ऊपर आप निडल को खाली प्रिक करके स्किन को टच कर दो विद द सेम कमांड ऑफ ट्रीटमेंट। इट वर्क्स द सेम लाइक यू आर प्रिकिंग द स्किन विद द निडल। ये सबसे सेफ तरीका है। निडल भी लगा सकते हैं और निडल का एक्चुअल बॉडी के अंदर इन्वेजन भी नहीं है। चलिए, ये सर ने तो जी वांट टू ऐड समथिंग। सॉरी जी, अगर सर को याद है तो आयोजन के टाइम पे प्रोफेसर ने हम लोगों को बैंड्स दिए थे। हम लोगों को बैंड्स दिए थे, स्पाइरल बैंड्स, और उस स्पाइरल बैंड्स में आप आराम से निडल्स कर सकते हो। सेकेंड वन थिंग कि आप प्रैक्टिशनर हो, आप सुजोग प्रैक्टिशनर हो, पहले अपना खुद का कॉन्फिडेंस आप अपनी थेरेपी पे है और आप जो भी काम करोगे वो अच्छा करोगे। तो आप बस पेशेंट की कंसर्न ले लो और उसको समझाओ कि ये ट्रीटमेंट है और हमारे ट्रीटमेंट में क्वालिटी है, तभी पेशेंट हमारे दरवाजे तक आता है और वो सेफ है। हम किसी के पास नहीं जाते ट्रीटमेंट करने के लिए, लोग हमारे पास आते हैं तो उनको भी मालूम है कि ये काइंड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कितना पार्ट्स हमारे बॉडी में क्या इंसर्ट होगा, क्या चीज़ है। आप उसको पहले समझाइए, लेकिन अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए विदाउट फियर। ये कुछ केसेस होते हैं कि जहाँ पर ये सब आजू बाजू वाले लोग थोड़ा टांग खींचते हैं प्रैक्टिकली, अदरवाइज नहीं तो अपना साइंस भी सेफ है और आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो उस इंटेंशन से आप अच्छे से करोगे, सब कुछ अच्छा है। बट भरत जी, एक जरूरी बात आप लोगों के से पूछना चाहता हूँ, जो निडल अगर लगा भी रहे हैं स्किन के ऊपर, तो निडल का इंसर्शन कितना होना चाहिए 6 के अंदर, आपको क्या लगता है? मैक्सिमम 1 mm। कितना होना चाहिए आपको क्या लगता है? स्किन के अंदर कितनी जानी चाहिए? साइज के हिसाब से बताओ, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, कितना जाना चाहिए? क्या है आप लोगों, आपको आना चाहिए ये बात, आज प्रैक्टिशनर हो, कितना निडल का डेप्थ कितना चाहिए? ये बिल्कुल ये वर्ड है एक्चुअली, अगर मैं टेक्निकली बोलूं, लेस देन 1 मिलीमीटर, लेस नॉट मोर। तो लेस देन 1 मिलीमीटर है, ये स्किन को ऑलमोस्ट पियर्स भी नहीं करती। स्किन की जो आपकी जो स्किन की जो थिकनेस है वो थिकनेस के ऊपर ही है, तो किसी तरह का डैमेज वगैरह का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, नहीं हो सकता है। निडल आपने बिना स्टरलाइज की यूज़ कर ली, किसी एक की निडल दूसरे में यूज़ कर ली, तो पॉसिबल है, आपका इन्वेजन तो है ही है उसके अंदर फिर भी, लेकिन ये चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। सीमा जी, यू वर सेइंग समथिंग। So I'm also a lawyer, and I was helping the Maharashtra Council with all the making the draft and all that. So as of now, acupuncture has been recognized all over the country. Only thing is it has not been implemented. The councils have not been formed and things like that. So acupuncture is not illegal in the country. That is the crucial thing we should remember. So if it is legal, and if the government has not done anything to regulate it, it's the government's problem. It is not the problem of the practitioners. That should be the spirit of everyone. If anybody questions you why you're putting needle, so it is legal. And if you have a certificate, no, the government has not issued the certificate, that's not our problem. So it is totally legal, and as far as Sujok is concerned, it is totally safe, because you're doing it mostly on the hands and feet, unless you're using the other aspects of using the whole hand and all that, which is also legal right now, because acupuncture has become legally recognized. So I don't think there should be any issue with people. You should have the confidence to talk to any person who questions you about this, because the law has been passed
and it is not your problem that there is no council, except in Maharashtra there is no council. In Maharashtra there is a council, so those who have not registered with the council, they are subject to the law. So if they are not registered, then putting needles for them can be a problem. But rest of the country, there are no councils except in Bengal, and those people are totally safe. So we should, it's fine for people to do acupuncture. Rest in Maharashtra, people should be a little careful. That is the only thing. मेरा एक क्वेश्चन है जी इधर इधर पीछे 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 मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग में से अभी कितने लोग नीडल यूज करते हैं रेज ऑफ हैंड वेरी सिग्निफिकेंट ऑलमोस्ट ऑल हाउ डू यू डिस्कार्ड द नीडल एनीवन क्या क्या नथिंग सर नो सिस्टम नो सिस्टम नो सिस्टम उसको क्या करते हैं या सो वो मेरी रिक्वेस्ट है मैडम कुछ कहना चाहती है मेरी रिक्वेस्ट है सबसे प्लीज़ डोंट थ्रो जस्ट लाइक दैट हम तो सेफ हैं जानवर किसी के पाँव गार्डनर कचरे वाला उनको तो चोट लग सकती है इन्फेक्शन छोड़ो खून तो निकलेगा दर्द तो होगा आप एक कंटेनर में रखिए कोई ना कोई मेडिकल दोस्त होगा हॉस्पिटल होगा वहाँ आप डिस्कार्ड कर सकते हैं नहीं तो मेरे पोस्ट से मेरे यहाँ भिजवा देना मैं डिस्कार्ड कर दूँगा चलिए गुड काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ इस टॉपिक के ऊपर इन्फेक्शन का खतरा तो है लेकिन धीरे धीरे एक्यूपंक्चर भी लीगल होता जा रहा है जैसे महाराष्ट्र में बोल रहे हैं और गुजरात में अभी तक नहीं हुआ है मतलब क्वेश्चनेबल तो रह सकता है नहीं हुआ है तो यस गुड हाँ एक मिनट नीडल डिस्पोजल इज ऑल्सो जरूरी तो नीलेश जी क्या डिस्पोज करते हैं सर आई हैव गॉट द मेंबरशिप ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो मैं सीधा वहीं पे जो बायो वेस्ट जाता है वहीं पे डिस्पोजल मेरा जाता है एवरी डे द वैन कम्स एंड कलेक्ट्स द नीडल्स को लाइसेंस भी तो लेना पड़ेगा बायोमेडिकल वेस्ट लाइसेंस बट आई गॉट इट फ्रॉम महाराष्ट्र का जो अपना काउंसिल का है उसके आधार पर सर मुझे मिला है नहीं वो समझा बट आपने लाइसेंस लिया होगा बाकी जनरल पॉपुलेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ डोंट डिस्कार्ड जस्ट लाइक दैट कहीं फेंक नहीं देने का नुकसान होता है दैट इज व्हाट आई एम डूइंग दिस आल्सो इज हैज सम कॉस्ट ना सर medical bio waste disposal also has some cost I think so annual fees or something it is okay it is negligible sir it is 50 rupees per bed per per day cost okay जी लोकल हॉस्पिटल लोकल क्लिनिक जिनके पास लाइसेंस है उनको आप दे सकते हो चलिए let's move on to next question please because so one more question regarding this कुछ लोग नीडल यूज करते हैं पेशेंट को लगाया और नेक्स्ट डे सेम नीडल सेम पेशेंट को लगाया 2 times is it okay or it should be used only once in the same patient it depends on how you are storing the needle अगर आपने उसको ड्राई स्टोरेज कर दिया it is and if you are doing sujok acupuncture perpendicular needle acupuncture you should not use because it get blunt every time if you are storing it in spirit or chlorhexidine some sterilizing solution up to 3-4 times you can use उसके बाद it start giving एक blunt feeling आती है जिसमें वो while entering also ना वो feel होता है कि हाँ यार ये needle blunt थी but ideally speaking yes you should use a fresh needle I myself what's my practice I use it for the same patient to save the cost of course yes same patient same needle twice or thrice if 6 की है no problem because we are just touching the needle 6 की even 10 sitting same needle is not a problem okay but if it is straight needle then I change it okay. 3 sittings max next question please इसमें मैं ऐड कर देता जी सर
आज का जो समय है, जिस तरीके से इन्फेक्शन के प्रति लोगों की अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है, थोड़ा डर भी है लोगों के बारे में, तो प्रेफरेबल है डिस्पोजेबल निडल, प्रेफरेबल है। लेकिन जो प्रोफेसर पाक जो कि मैंने कहा ना 94 में क्लास की है तो कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ा है, रूल ये है कि सेम पर्सन को सेम निडल भी लगाना है तो वो फर्स्ट निडल के बाद में उसका स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन का सेफ तरीका बॉइलिंग वाटर में कर लो या उन्होंने बताया फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में रख लो उसको। हाँ, तो उसके अंदर करके कहने का मतलब है आप ऐसा नहीं कि उसको आपने एक प्लास्टिक के कंटेनर में आप निडल निकाल के पेशेंट को दे दी, कल लेके आ जाना, वैसे ही नहीं। यानी निडल के वंस इंसर्शन के बाद में उसका स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, तो सेम पर्सन की निडल आप वापस रीयूज कर सकते हो। लेकिन आज के समय को देखते हुए प्रेफरेबल है डिस्पोजल रखें तो ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा आपकी डिग्निटी भी मेंटेन रहती है और वो करना चाहिए। जब मैं ऑन्को पेशेंट्स को करता हूँ जो हु आर ऑन कीमोथेरेपी, देन आई डोंट रीयूज। ये जो रीयूज है इज ऑल फॉर अदर टाइप ऑफ पीपल। चलिए जी, आज तो नीडलिंग के ऊपर तो पीएचडी हो गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। And material used for Sujok treatment, only seeds are living and rest such as needle magnet are non-living. So what should be our approach while using seeds therapy? जब भी हम ट्रीटमेंट देते हैं सिर्फ सीड्स ही है जो लिविंग है, बाकी सब नॉन लिविंग है, तो हमारा सीड्स की तरफ क्या अप्रोच होना चाहिए? आरती जी, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू के सीड्स अगर यूज करते हैं कि इन सब मटेरियल्स में एक ही लिविंग चीज है ना जो हम यूज कर सकते हैं, सीड्स, दे हैव द सेल्फ जर्मिनेटिंग पावर, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई होना चाहिए, कोई नरेशन, कोई प्रिकॉशंस, कोई कंसेप्शन होना चाहिए? That is true that you can use the seeds because they are living. One seed is ready to give at least 100 seeds. So that much energy in one seed is there. But after using one time, the seed should be thrown out. You cannot repeat the seed because वो जब तक आपके हाथ में लगे रहते हैं ना, they deliver their all good energy to your body and that react immediately in your body. So wherever it is possible with the similarity of the organ or the place, you can use the seeds. They are living. Otherwise you can use the magnet also because प्रोफेसर ने इतना भी कहा कि अगर जब आप बाहर हो और कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप उठा के एक पत्थर भी लगा सकते हो, तो हर चीज़ काम तो करती ही है, बट हाँ यू कैन यूज इट। सीमा जी, सीड्स लिविंग चीज से हम डील कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं, तो एनी स्पेसिफिक सजेशंस और समथिंग? Not any specific suggestion, but yes, if you use sprouts on correspondence which you need to give wind for movement, use sprouted seeds. Of course आप उसको pressure तो नहीं दे सकेंगे क्योंकि वो sprouted है, pressure देने से दब जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बट अगर आपको कोई एरिया में विंड देना है, उस करस्पॉन्डेंस पे अगर आप स्प्राउटेड मूंग या स्प्राउटेड चना यूज़ करते हैं, इट गिव्स वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। स्पेशली आई हैव सीन इन डिस्क herniation in the vertebral in the spine. It is herniation is humidity and we need to give wind. So on that disc correspondence, a sprouted chana, kala chana, because kala chana is more or less, I won't say exactly, but more or less like the vertebrae. तो काला चना with that point जहाँ से sprout निकलता है towards the coccyx, that gives very good results. Thank you. Mayur ji, you want to add something while using the seeds? Some precautions, after some care? the John Suzuki, प्रोफेसर ने तो हमको एक पेपर नैपकिन से भी कैसे काम करना, Even though the माचिस की सीख मैं कंक्लूड कर दूं, आपने सीड थेरेपी कितने लोगों ने पढ़ी, मुझे ये बताइए? नहीं पढ़ी आप लोगों ने? किसी ने नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, आपने भी नहीं पढ़ी किसी ने। प्रोफेसर पागजू ने क्लियर किया कहा है, सीड ओनली सीड इज द लिविंग मटेरियल विच वी आर यूजिंग इन द ट्रीटमेंट, एंड सीड हैव इमोशंस, they cannot express but they have emotions. So whenever we use the seed, you should use the seed with the gratitude, expressing gratitude for the seed and then using the seed.
सो एटलीस्ट ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, प्रेयरफुल की फीलिंग, थैंकफुलनेस की फीलिंग आपके मन में रहनी चाहिए और उसके बाद में सीड यूज़ करना चाहिए। ये जिस्ट है सीड थेरेपी का। ये आप सीड थेरेपी में पढ़ सकते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रोफेसर पाक जेवू का है। ये सब पेशेंट लोगों को हम लोग बोलते हैं कि जब आप सीड निकालते हैं तो विद थैंक्स आप इनको निकाल के फेंकिए। और एक दूसरा बात, सीड थेरेपी को यूज़ करने के लिए और ज़रूरी बातें हैं। एक तो फ्रेश और लाइवली सीड होने चाहिए, जर्मिनेटिंग होनी चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। और एक ज़रूरी जो ग्रेटिट्यूड की तो बात कही है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मेन है सीड को जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर में क्लोज्ड कंटेनर नहीं होना चाहिए। एयर के सर्कुलेशन के लिए उसके अंदर कुछ होल्स या ऐसी चीज़ होनी चाहिए ताकि सीड्स को ब्रीदिंग के लिए एक एयर सर्कुलेशन मिलती रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, कितना खूबसूरत रिप्लाई था। ये जब हम पढ़े थे अशोक सर से, सीड थेरेपी तो मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन अशोक सर की सीड थेरेपी हमने पढ़ ली थी। दो चीज़ें थी, सीड्स हैव देयर ओन इंटेलिजेंस एंड दूसरा seed should have the self generating power and always we should be respectful towards the seeds। पैर में नीचे पड़े, ये अशोक सर के वर्ड्स हैं, नीचे पैर में पड़े हुए ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। उसके बाद से आज तक हमारी क्लिनिक में जब भी अगरबत्ती होती है, हमारे क्लिनिक के साथ स्टाफ को पता होगा, तो सारे क्लिनिक में तो घूमती है मशीनों पे, लेकिन सीड्स के ऊपर खास घूमती है क्योंकि वो हमारे लिए भगवान समान है ना। यस यस, ये अगर हम सीड्स के लिए यूज़ करते हैं, यही चीज़ मुझे खास सर से मुझे पता है, मैंने तो लिया है सर से, लेकिन आप में से कई लोग हैं जो एक प्यासे होंगे अभी भी, है ना, तो वो आज प्यास तृप्त हो गई। नेक्स्ट जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सर का एक मतलब सीक्रेट है। सर इतने जीनियस क्यों आपको मालूम है? क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं सबको ट्रांसलेट जो है वो सर ने किया मैक्सिमम। तो सर एक एक पॉइंट्स को पढ़ते थे और महसूस करते थे, तभी जो है वो ट्रांसलेट होके आती थी। और वो पूरी बुक जो है वो प्रिंट जरूर होती थी, लेकिन सर के माइंड में पूरा का पूरा आ जाती थी, छपा हुआ रहता है। छपा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, निशुका जी। Sujok treatment is divided into two, absolute and consciousness based treatment. Correspondence system comes under absolute treatment. Even then, why consciousness is needed for correspondence system, such as open-close type, front-back type, and even for standard correspondence system in some cases. कि हमें सर ने बताया कि यूनाइट ऐसे ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि आज सुबह ही अशोक सर ने बताया कि ऐसे ट्रीटमेंट देना है, तो इसमें हमें कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, भले ही वो करस्पॉन्डेंस सिस्टम है फिर भी। सर ये जो वायलेटा मैडम की क्लास में शी क्लासिफाइड इनटू एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट एज वेल एज कॉन्शियसनेस बेस्ड, ट्राई ओरिजिन 6 की आर कॉन्शियसनेस बेस्ड ट्रीटमेंट्स, वेयर एज कॉरस्पॉन्डेंस एंड मेरिडियन सुजोग की आर एब्सोल्यूट बेस्ड ट्रीटमेंट, कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही रिजल्ट देगा। एल सेडेशन तो सब जगह पे सेम ही होना चाहिए। पैरासीटामोल कैसे काम करती है, चाहे इधर लो, नॉर्थ में लो, कहीं पे भी। तो ये जानना है कि अगर ये एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट है तो इन द डाइवर्सिफिकेशंस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम और कुछ कुछ स्टैंडर्ड में भी, स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस जैसे हम इधर ट्रीट कर रहे हैं, कोई सोच रहा है कि मैं चेस्ट में ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन कोई सोच रहा है अरे कैसे चेस्ट होगा, इसके नीचे तो एब्डोमेन भी है, तो उसमें भी कॉन्शियसनेस की रिक्वायरमेंट होती है। फिर क्यों ऐसा माना गया? सीमा जी प्लीज, यू कैन थ्रो सम लाइट। So Sujok is law of similarity, first thing, and law of similarity means लिवर को अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लिवर एग्जैक्टली यू कैन फील, यू कैन इमेजिन दिस इज़ द लिवर, दिस इज़, आप हाथ का, सॉरी हिंदी, आप हाथ का पार्ट नहीं ट्रीट कर रहे हैं, आप लिवर को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और जैसे निशिका जी ने एग्जांपल दिया दैट ओपन क्लोज टाइप ऑफ इंसेक्ट सिस्टम और आर्म एंड लेग सिस्टम, डुअल सिस्टम, तो अगर आप ये क्लोज्ड है, सो लाइक दिस इज फ्रंट एंड बैक क्लोज सिस्टम, ये मेरा लेफ्ट फिंगर इट इज़ फ्रंट एंड राइट फिंगर इट इज़ बैक, ओके। सो इफ़ यू हैव टू कट ओपन, अगर आपको अंदर के पार्ट्स देखने हैं, आपने ये इसको खोला ऐसे, और अंदर के पार्ट्स, अगर आपके पास एक क्लियर पिक्चर नहीं है तो अंदर के पार्ट्स आप कैसे खोजेंगे? आप अंदर के पार्ट्स प्रॉपर नहीं खोज सकेंगे। तो इट्स मोर ऑफ योर इमेजिनेशन, मोर ऑफ योर पिक्चर क्रिएटिंग
process in the mind. It's only a picture creating. That जब आप खोल रहे हैं, ये आपका internal है. It's only picture creating. Okay. So is it consciousness based thing, this one? Of course it comes under consciousness because आपका conscious mind ही वो picture create करता है. But it doesn't depend on higher consciousness or lower consciousness. Only it is how you can create a picture. अगर कोई बहुत conscious, high consciousness वाला इंसान नहीं है, तो भी वो बहुत अच्छा picture create कर सकता है. कि आज मेरे दिमाग में कुछ है और मैं बहुत अच्छा उसका पिक्चर क्रिएट कर सकती हूँ. कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसमें बहुत हाई कॉन्शियसनेस चाहिए. इट्स पिक्चर क्रिएशन एबिलिटी. सीमा जी का रिप्लाई है इमेजिनेशन. दिस इज नॉट कॉल्ड कॉन्शियसनेस. ट्रीट करने के लिए ओपन क्लोज फ्रंट बैक, तो उसके लिए क्या चाहिए? इमेजिनेशन चाहिए. दिस इज नॉट कॉन्शियसनेस. भरत जी, कैन यू ऐड समथिंग? मेरे हिसाब से कॉन्शियसनेस इज नॉट अ लेवल सडनली correspondence to EFT चले गया. It's a spectrum. So standard correspondence system is most basic, most similarity, most easy, not too much of brain work required. Just simple understanding is good enough. But उसके spectrum of consciousness develop होते होते understanding of homo, okay, homo ऐसे भी present हो सकता है, homo वैसे भी present हो सकता है. So it is a spectrum. और फिर और higher level पे जाके energy level पे गया. तो इसका मतलब है इसमें भी कॉन्शियसनेस लेवल की जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे आपके रिजल्ट्स भी डिफर कर सकते हैं. कर सकते तो फिर वो एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट के अंडर में ही आ रहा है. ये मयूर जी, मैं एग्री हूँ दोनों से, क्योंकि दोनों ने ही जो है वो कॉन्सेप्ट को किया है. और होमो सिस्टम तो जहाँ हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर तो इसी हाथ में सब कुछ है. हार्ट भी है, ब्रेन भी है, दैट इज आल्सो कॉन्शियसनेस ना. यस. तो आप जिस इंटेंशन से और जिस वर्किंग से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप उन सब चीज़ों को पा सकते हो. क्वेश्चन यही था कि ये एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी इसमें कॉन्शियसनेस की रिक्वायरमेंट तो है ही है. लेट्स गेट द जजमेंट बाय फ्रॉम अशोक कुमार. मोर और लेस पैरामीटर पे तो वही घूम रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसका कारण क्या होता है. पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट की जगह ज़्यादा बढ़िया सूटेबल बड़ा ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है. यहाँ भी काम करेगा, जयपुर में भी काम करेगा, अजमेर में भी काम करेगा, मद्रास में भी काम करेगा. कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम में आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पेशेंट, पर प्रैक्टिशनर पेशेंट तो हमेशा न्यूट्रल है. न्यूट्रल माइंड से आया, आपका हेल्प कर लेने के लिए आया है. उसके मन में कोई प्रेजुडिस नहीं है. वो आपके पास आया है तो तय करके आया ना कि मैं आपसे लेना चाहता हूँ, तो ओपन माइंड से आया, क्लोज नहीं है. हाँ, किसी ने फोर्स करके भेजा, वो क्लोज है. लेकिन मैं विलिंगली आया हूँ तो मैं ओपन माइंड से हूँ. तो इसमें जो कॉन्शियसनेस वो प्रैक्टिशनर की इंपॉर्टेंट है, पेशेंट की इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, प्रैक्टिशनर की इंपॉर्टेंट है. अब ये बात है, ये ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, फिर भी कॉन्शियसनेस बीच में कहाँ से आ गई भाई? क्यों आ गई? और है जरूरी? मैंने तो कल कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम के लेक्चर में बोला भी है, लेकिन आपने उस कंटेंट को शायद मिस किया. मैंने उसकी रीजनिंग भी बताई. कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम को अगर हम दूसरी कैटेगरी करते हैं, फिजिकल और मेटाफिजिकल, तो कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम को फिजिकल में डालते हैं. एक्चुअली किस में डालते हैं? फिजिकल में डालते हैं. फिजिकल में इसलिए डालते हैं कि वी आर डीलिंग विद द ग्रॉस ह्यूमन बॉडी, पल्पेबल ह्यूमन बॉडी. मैं लीवर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं हार्ट का कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. एनर्जीज का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूँ कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम से. इसलिए ये फिजिकल सिस्टम है. ये फिजिकल इसलिए सिस्टम है, बट बाई नेचर इट इज मेटाफिजिकल. यहाँ पर अगर हार्ट यहाँ डिसेक्शन करोगे तो यहाँ हार्ट है क्या? यहाँ लीवर है क्या? फिर भी हार्ट और लीवर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. एक जरूरी बात समझ लें, फिजिकली मैं एक ही जगह हो सकता हूँ. इस हॉल में हूँ तो यहीं रहूँगा ना, मैं मेरे 402 रूम में थोड़ी हूँगा. इसलिए बता दिया, किसी को कुछ गिफ्ट देनी हो तो मैं 402 में हूँ. तो कहने का मतलब फिजिकली आई कैन बी ओनली वन प्लेस. एक ही जगह पे हो सकता हूँ फिजिकली, पर मेटाफिजिकल के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है. मेटाफिजिकली एट वन मोमेंट ऑफ टाइम इट कैन बी एट सेवरल प्लेसेस. तो कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम भी मेटाफिजिकल है. ये हाथ में भी है, ये फिंगर में भी है, ये आर्म में भी है, ये लेग में भी है, ये फेस में भी है, ये ट्रंक पे भी है. इतनी जगह क्यों मौजूद है एक साथ? फिजिकल हार्ट तो एक ही है, यही है, वो दूसरी जगह थोड़ी जाएगा. लेकिन हार्ट के कॉरस्पॉन्डेंस कितने हैं? कितने हैं हार्ट के कॉरस्पॉन्डेंस? कितने गिन सकते? कितने हैं हार्ट के कॉरस्पॉन्डेंस?
नंबर बताओ, 4 या 5 कितने? 6। हमारे बॉडी में हार्ट के कॉरस्पॉन्डेंसेस कितने? प्लेंटी, न्यूमरस, हम नहीं गिन सकते कितने। हमारा अपग्रेडेशन कितना उसके हिसाब से है। तो कहना मतलब ये मेटाफिजिकल है, और मेटाफिजिकल को टच करने के लिए कॉन्शियसनेस के रास्ते से ही आप जा सकते हो, फिजिकल रास्ते से नहीं जा सकते हो। इसलिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, इट रिक्वायर्स सर्टन awareness or consciousness to get the best result, especially those correspondence system which are not very similar to the human body, like round correspondence system, nail correspondence system. They are not similar. So therefore you need much more consciousness in the treatment apart from the other methods. अब पता चला सर को गुरुजी क्यों मानते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें भी दो में कैटेगराइज कर देते हैं, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल। वो मेटाफिजिकल वो पार्ट है जिसमें कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ती है, जिसमें पूरा एक बुक लिखा गया है, स्टेम कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, दैट इज कॉन्शियसनेस बेस्ड कॉरस्पॉन्डेंस, नो सर? यस, स्टेम कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, निशुका जी। As seen in majority of Sujok therapists, they prefer to treat meridians very often in comparison with treating chakra in case of 6 key treatment. Can you specify when to treat chakras and when to treat meridian? हम हमेशा confused रहते हैं कि क्या करें, मेरिडियन में जाएं या चक्रा सिस्टम में जाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कब हम क्या डिसाइड करें। सर जनरली ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स और हम भी प्रिफरेबली ऐसा ही पहले प्रीफर करते हैं कि मेरिडियंस जल्दी हो जाए। चक्र सीखना भी थोड़ा मुश्किल है और उसको मेरिडियंस पे ट्रीट करना थोड़ा आसान भी है और रिकवरी भी फास्ट आती है, क्योंकि मेरिडियंस आर हेट्रो। तो ये तो हमने सुना है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि कई लोग ऐसे भी होने चाहिए जो स्पेशली चक्रस पे ट्रीट करें? वैसे काफ़ी कम है, 10-20% हो सकते हैं। सीमा जी। So meridians according to Troy origin is hetero, chakras are homo, and meridians hetero fast result देगा कि homo? hetero fast results देगा, because hetero changes लाता है। So meridian gives fast results, chakras gives slow result, but we need fast result first। patient को हमको first time change दिखाना है, क्योंकि वो first time हमारे पास ट्राई एटीट्यूड लेके आता है। तो इसलिए शुरू में मेरिडियंस आर बेटर, बट कितनी बार पेशेंट्स का ऐसा होता है दैट हमने ट्रीटमेंट किया आज, आई एम फीलिंग क्वाइट गुड, फिर घर जाके सेकेंड डे काफ़ी वापस हो रहा है प्रॉब्लम, फिर हमने ट्रीटमेंट किया, फिर वो रिपीट होता है। बट देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेरिडियंस आर हेट्रो बहुत जल्दी चेंज भी होता है, वापस भी आ जाता है। Okay, so then we need to take use of homo chakras. Homo is slow but stable. So chakras treatment, same formula we can do on chakras to stabilize the treatment. तो अगर आपका ट्रीटमेंट मेरिडियन से ठीक हो रहा है, वापस आ रहा है, प्लीज़ ये ध्यान दीजिए कि आपको चक्रास में ट्रीटमेंट करना है, वो ट्रीटमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। इन माय प्रैक्टिस generally I use 3 to 4 sessions of meridian, then 2 to 3 sessions of chakras, and sometimes we need to combine both. And also, since meridians are hetero, chakras are homo, in acute cases we should use meridians because acuteness is hetero, and chronic cases they are homo, we should use chakras. Bharat ji, what are you using? When a patient first time comes, we don't know our thinking protocol is correct or not. So usually my first sitting is meridian, result is there, my protocol designing is correct. Now depending on acuteness, chronicness, chromosomal disorder है, deep seated problems हैं, long standing problems हैं, structural problems हैं, then I incorporate chakras along with the meridians. Yes, sometimes I omit meridians, limit only to chakra because number of needlings कम हो जाती हैं. So to begin with, I start with meridian, but there is no restriction कि मैं चक्रा पे नहीं जाऊँगा. आरती जी, आप क्या यूज़ करते हैं? नॉर्मली चक्रास को हम लोग पहले कभी नहीं ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि चक्रास इन एंड यांग दोनों ऑर्गन से जुड़ा रहता है।
उसमें 2 मेरिडियंस चलती हैं। अगर आपने एकदम से डायरेक्टली चक्रा पे आपने अटैक कर दिया तो थोड़ा सा कभी कभी किस पेशेंट को प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो मेरा तो मानना यही होता है कि पहले आप मेरिडियन ट्राई करिए। अगर आ टाइप की प्रॉब्लम है तो मेरिडियन है, और अगर क्रॉनिक और ओल्ड प्रॉब्लम है तो आप बहुत देख के चक्रास पे आप कर सकते हैं। उसमें भी आप यांग चक्रा से स्टार्ट चलिए करिए, मयूर इनको जी का मत टच ओपिनियन जान लेते हैं, फिर अशोक सर से जजमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, ये इस तरह का कंपेयर जो है वो लॉन्ग टाइम की प्रैक्टिस के बाद ख़त्म हो जाता है। जब पेशेंट आया, जो उस समय पे हमारी कॉन्शियसनेस चल रही है कि अभी इस पेशेंट पे हमको ये यूज़ करना है, तो हमने वो यूज़ किया और वी फाइंडिंग द रिजल्ट्स कि हमको उससे रिजल्ट्स मिलना है, क्योंकि ये बड़ा टिपिकल हो जाता है। न्यू कमर्स जो आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए जो है वो डेफिनेटली जो है वो आप भी जो पढ़ रहे हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, फिर वो EFT पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद वो 6 की पढ़ रहे हैं, तो वो उसी क्रम को यूज़ कर सकते हैं। बट आफ्टर द प्रैक्टिस, तो जब आप प्रैक्टिस में रहते हो तो पेशेंट की कॉन्शियसनेस क्या बोल रही है और आपको क्या लगता है, वो चीज़ आप यूज़ करो, उसको क्योर करो। I'll add one more thing. One more thing jokingly. It's a joke but it's serious. That hetero और homo. Hetero आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि होमो? क्योंकि hetero अपने आप को शो करता है, होमो चुपचाप बैठा रहता है. That is why you attract more of meridians. चक्रास चुपचाप बैठा है, but बहुत strong है, बहुत stable है. So you चलो हम बात कर लेते हैं अब मोर और लेस। जो आंसर, चारों आंसर तो एक ही दूरी पे घूम रहे हैं, इसमें एक चीज़ नई ऐड होनी चाहिए थी। देयर आर क्लियर क्राइटेरिया। ये मैं जानता हूँ कि एज ए बिगनर आप लोगों को मेरिडियन सरल लगता है कि एक सीधी लाइन है, चक्रा के अंदर यूनिफाइड एनर्जी का ट्रीटमेंट करने हो तो कौन सा एक्सिस काम में लेना, वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर इंडिविजुअल लेवल पे उसका क्या रोटेशन है, फिर थोड़े उसमें है। तो वो एक चैलेंज है बिगनर्स के लिए, इसलिए बिगनर्स यूजुअली प्रिफर करते हैं मेरिडियन के सीरियस ट्रीटमेंट। मैं ये बात कर देता हूँ, या मेरिडियन से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, चक्रा से भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चक्रा से इनिशियली ट्रीटमेंट करने से किसी तरह की मुश्किल होती है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अगर आपका कॉन्शियसनेस ठीक है, आपको चक्रा से ट्रीटमेंट करना आता है, तो देयर इज़ नो चैलेंज, चक्रा भी कर सकते हैं। मेरिडियन इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है, पहली बात ये इंटरचेंजेबल है, आप कर सकते हो। लेकिन मैंने बिगनर की बात की, तो बिगनर के लिए थोड़ा सा चैलेंज है, चक्रा को समझना कंपैरेटिवली मेरिडियन के मुकाबले थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मुश्किल नहीं कहता हूँ, एक बार आपको क्लिक कर गया चक्रा कैसे घूमता है, क्या रोटेशन है, कौन सा एक्सिस है, कैसे उसकी साइज है, कैसे ही वो निकालनी है। चक्रा में साइज भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर डेफिशिएंट है तो छोटा हो गया तो कितना छोटा हो गया, एक्सेसिव है तो बड़ा हो गया तो कितना बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो विंड हीट हॉटनेस के पॉइंट कहाँ हैं, छोटा हो गया तो विंड हीट हॉटनेस के पॉइंट कहाँ हैं। तो थोड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इतने बड़े चैलेंजेस नहीं है। मेरा कहने का मतलब है चक्रा और मेरिडियन को यूज करने के लिए क्लियर कट क्राइटेरिया है, कब कौन सा यूज करना चाहिए, ये एकेडमिकल क्राइटेरिया है। पहली बात है, मैंने बोला सिमिलरिटी के क्राइटेरिया है, तो ऑर्गन फील्स एंड लुक्स लाइक चक्रा, सब्सटेंस है ना। चक्रा का मतलब क्या है, एनर्जी बॉल। एनर्जी बॉल यानी कुछ साइज है, कुछ शेप है, उसका सब्सटेंस है। लाइन क्या है, कोई साइज और शेप नहीं है, लाइन है खाली। तो लाइन का जैसा बॉडी में हम कैसे कंपेयर करें उसको, फिर लाइन है क्या है। तो अगर सिस्टम का ट्रीटमेंट करना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सिस्टम का ट्रीटमेंट करना हो तो मेरिडियन बढ़िया है। सिमिलरिटी, वापस वही बात है, सिमिलरिटी की बात है। लेकिन ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना है तो हमेशा पहली चॉइस आपकी चक्रा की होनी चाहिए, बिकॉज ऑर्गन्स आर मोर और लेस सिमिलर इन स्ट्रक्चर और नेचर टू द चक्रास। तो ये एक बात है। दूसरी बात इन्होंने बोली है, होमो डिजीज है तो डेफिनेटली चक्रा होमो है तो होमो सिस्टम यूज़ करना चाहिए। हेट्रो डिजीज है या एक्यूट कंडीशन है तो हेट्रो यूज़ करनी चाहिए। तीसरी चीज़ अगर मिस हो गई, एक कंडीशन और भी है, एक्यूट, क्रोनिक एंड सीरियस। तो सीरियस कंडीशन में क्या करना चाहिए भाई, चक्रा या मेरिडियन, क्या लगता है आपको, चक्रा या मेरिडियन? जोर से थोड़ा, चक्रा या मेरिडियन? कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। सीरियस केस में क्या करना चाहिए, वॉट एवर एम्यूशन वी हैव, हमारे पास में जो भी गोला बारूद है सारा यूज करो ना भाई, किसके लिए बचा के रखा है। यहां आ गया है सामने मौका तो उसको यूज करो, कहां बचा के रखोगे।
तो इसलिए सीरियस कंडीशन में चक्राव हो। इसमें बहुत सारे और भी वेरिएशन है, लेकिन मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। एज ए बिगनर जितना आपको चाहिए वो इतना काफ़ी है। रेसलर की लैंग्वेज आ गई सर से। एम्यूनेशन यूज कर, रेसलर तो नहीं करते लेकिन ठीक है, वो एक स्ट्रगलर। अच्छा, काफ़ी और भी क्वेश्चंस है, लेकिन हम आज एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके बाद सर का लेक्चर है। निशुका जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Many chronic patients in chronic disease, we are not able to get good results despite of our hard efforts. The patients keep on complaining every day for no result. At that time, we feel very low and try something extra. What should we do in such conditions? 10 दिन हो जाते हैं, 12 दिन हो जाते हैं, पेशेंट बोलते हैं नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। हम लो फील करना शुरू हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उस टाइम पे क्या करना चाहिए? ये ऐसी कंडीशन है जो हर एक थेरेपिस्ट के पास आती है। क्रॉनिक पेशेंट आते हैं और लास्ट में इनको ट्रीटमेंट अपने को लगता है यार बंद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो बंद नहीं होते, वो आते ही रहते हैं। तो उस टाइम पे लो न फील करते हुए क्या करना चाहिए? सीमा जी, आई विल स्टार्ट विथ यू। सो फर्स्ट थिंग, अगर पेशेंट बार बार आपके पास आ रहा है और वो ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है और आप यू आर श्योर दैट आपका डायग्नोसिस करेक्ट है, ऑफ कोर्स ये तो हमको चेक करना पड़ेगा कि डायग्नोसिस करेक्ट है कि नहीं। अगर आप श्योर है कि आपका डायग्नोसिस करेक्ट है पर ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, तो इसके कुछ कारण हैं। फर्स्ट, अगर वो पेशेंट में बेसिक एनर्जी नहीं होगी, जिसको हम जनरल ताकत बोलते हैं, तब वो ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करेगा अच्छा। तो उसके लिए एनर्जी पॉइंट्स आर द फर्स्ट ट्रीटमेंट, देन यू गो फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट। सेकेंड, प्रोफेसर हैज़ टॉट अस ट्राई ओरिजिन फेंग शुई, ट्राई ओरिजिन डायरेक्शन थेरेपी। कितनी बार ये होता है पेशेंट को थोड़ा आराम मिला पर फिर घर गए, सोए, नेक्स्ट डे आए एंड देन वापस वैसा। घर मतलब मैं अगर बाहर जाता हूँ मैं ठीक रहता हूँ, घर में सोता हूँ ठीक नहीं रहता है। In that case, we rectify the energies of the house through Tri-Origin Feng Shui, and this is very simple remedies. कोई तोड़फोड़ नहीं होता है। These are very simple remedies. We rectify the energies of the house, and then it is seen that patient को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट ये तभी होगा जब आप श्योर हैं कि आपका डायग्नोसिस एकदम परफेक्ट है। वेरी गुड आंसर। आरती जी, यू कैन ऐड सम मोर लाइट। ऐसा कई बार होता है कि जब कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, इवन इन आवर क्लिनिक ऑल्सो इट हैपन, बट उसमें हमें कई बार, जैसे सीमा ने बताया, सीमा जी ने, कि हम एनर्जी पॉइंट को इंड्यूस करते हैं और एनर्जाइज करने के बाद में फिर उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो उससे थोड़ा इफेक्ट आता है। कभी कभी उनका नेवल सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, तो वो नेवल सिस्टम को भी थोड़ा सा अगर रेक्टिफाई कर लिया जाए तो एडेप्टेबिलिटी टू टेक द ट्रीटमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें आप देख के, और मोड ऑफ ट्रीटमेंट, बेसिक एनर्जी जो मोक्सा देना है, सीमा जी ने बताया ट्राई ओरिजिन फेंग शुई, उनके घर का वास्तु चेक करवाना है। फिर आरती जी ने क्या ऐड किया? नेवल बैलेंस ऐड किया। और दूसरा डायरेक्शन, लाइक किस डायरेक्शन में बैठ के वो काम करते हैं अपना या सोते हैं, जैसे बताया फेंग शुई, पार्ट ऑफ ट्राई ओरिजिन फेंग शुई। यस, मयूर जी। देखिए, पेशेंट जो है वो क्रोनिक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपका साइंस तो परफेक्ट है। अगर उसमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो हमको अपने में ही थोड़ा सा और परफेक्शन लाना होगा, हमको ही अपने डायग्नोसिस में और अच्छा करना होगा, और कुछ ट्रीटमेंट के शेड्यूल को कुछ चेंज भी करना होगा। साथ में पेशेंट को भी हमको क्लिनिकल वाइज उसको बोलना होगा, समझाना होगा कि आपकी बीमारी थोड़ा सा पुरानी है, थोड़ा समय लग सकता है। प्रैक्टिकली उसको एक्सप्लेन करना होगा, और जब वो आपके उस कॉन्फिडेंस में आएगा तो वो आप पे फेथ थोड़ा जनरेट करेगा और आपका ट्रीटमेंट का लेवल भी जो है वो इम्प्रूव होगा। इन तीनों के जवाब में एक चीज कॉमन दिख रही है कि तीनों को भी वो पिंच हुआ ही है कई बार अपनी प्रैक्टिस में, है ना जी। अशोक सर, योर फाइनल जजमेंट ऑन दिस। दो लाइन जी प्लीज भरत भाई। कॉमन सिचुएशन है, आगे ना पीछे सबके साथ होती है। कुछ चीज़ों के लिए आपको इस हाथ से निकल के आगे भी जाना पड़ेगा एज अ प्रैक्टिशनर, हेल्थ प्रैक्टिशनर।
अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जो सिम्टम कॉज कर रही है, जैसे किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, गुड पॉइंट, कुछ भी लगा लो आप, कितना ही हीट टोनिफिकेशन कर दो, उसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो रॉ मटेरियल ही नहीं है बनने के लिए। तो वो रूल आउट करने पड़ेंगे क्या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण कोई सिम्टम आ रहा है। आयरन इज जस्ट वन एग्जाम्पल। विटामिन सी, विटामिन डी बैक पेन करता है, गम ब्लीड करता है वगैरह वगैरह। सेकेंड पॉइंट, अगर पेशेंट को कोई सेकेंडरी गेन हो रहा है उस कंप्लेंट से, तो वो सिम्टम आप आपकी कोई सी भी ताकत लगा लो नहीं जाएगा। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक लड़की की शादी तय हो गई, जब से शादी तय हुई सरदर्द शुरू हो गया। लड़की स्ट्रेट है, लड़के को ही पसंद करती है, लेकिन इस लड़के को नहीं करती है जिससे शादी तय हुई है। अब आप कर लो जो ताकत लगानी है, जब तक आपकी उसकी मेन प्रॉब्लम है कि उसको उस लड़के से शादी नहीं करनी है, वो हेडेक नहीं सॉल्व होएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, किसी कोई बैक पेन करके आया है, नाटक नहीं कर रहा है, बैक पेन है, लेकिन उसका इंटेंशन है कि उसको छुट्टियाँ चाहिए। तो जब तक वो छुट्टी नहीं मिलेगी तब तक ये बैक पेन नहीं रिजॉल्व होएगा। सो ये दो चीज़ें मैं ऐड करना। ये भरत जी ने जो पॉइंट दिया वो क्या है? गो डीप इनटू द पेशेंट। डीप मतलब कैसे? उसके विटामिन B12, D3, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस जो भी हैं उनके रिपोर्ट्स देखिए, कहीं ना कहीं उसमें कोई चीज़ होगी। या और डीप जाइए, कोई साइकोलॉजिकल लेवल में कोई ग्रंथि बंधी हुई है, कोई चीज़ उनको रीज़न अभी भी एक्टिव रीज़न मौजूद है जिसके एक सिम्टम के अनुसार उनको ये दिक्कत आ रही है और वो सिम्टम के लिए बार बार आपके पास ट्रीट हो रहे हैं, हो भी रहा है ठीक, वापस दिक्कत आ जाती है, मतलब कहीं ना कहीं लीकेज कहीं और है। ठीक है ना? सो फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम अशोक सर कि ये थेरेपिस्ट ऐसी कंडीशन में बहुत लो फील करता है और ऐसा सोचता है कि हम कोई आयुर्वेदिक दवाई दे दें इसको, साथ में कोई साथ में पेन किलर दे दें, तो जो नहीं होना चाहिए। तो आपका सर इसमें क्या? नहीं, ऑलमोस्ट तो सब ने, सीमा ने, भरत ने, मयूर ने और आरती ने ब्यूटीफुली इसको बताया है। और आप लोगों ने तो मेरा कोर्स भी किया है। मैं शायद कोर्स में कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम के बेसिक कोर्स में आपको एक लेक्चर लेता हूँ कि विच डिजीज वी कैन नॉट क्योर बाय द ट्रीटमेंट, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम स्पेशली। वो क्रोनिक हो या अक्यूट हो, कौन सी कंडीशन है, उसमें पहली कंडीशन सीमा ने कवर कर दी, मैं जिसमें लिखता हूँ लेक ऑफ एनर्जी। यानी पेशेंट के पास में जो आप डिलीवर करना चाहते हैं, आप तो कहते हो बादाम का हलवा बहुत ताकत वाला है, लेकिन उसका डाइजेस्टिव भी बादाम का हलवा खाने वाला नहीं, तो क्या करेगा बादाम का हलवा? नहीं करेगा। तो वो है एनर्जी लेवल की बात। वो एनर्जी उसकी तैयारी नहीं है जो आप देना चाहते हो, वो लेने के लिए रिसेप्टिविटी नहीं है उसकी, तो नहीं हो सकती है। ये पहली बात हो गई। मैं पढ़ाता हूँ, आपको याद है ये बातें, लेक ऑफ एनर्जी। दूसरा मैं कहता हूँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कहता ही हूँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज एक्सेप्ट आपको लेना ही पड़ेगा। वो विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स जो चाहिए वो आपको लेने ही पड़ेंगे। वो दूसरी कंडीशन है। तीसरा भी मोर और लेस, वर्ड्स अलग थे तो वोकैबुलरी एक कंडीशन और मैं बताई, अगर किसी डिजीज का ओरिजिनल इमोशनल ओरिजिन की डिजीज है और हम फिजिकल अप्रोच कर रहे हैं, लीवर ट्रीटमेंट कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, गॉल ब्लैडर कर रहे हो, मेरिडियन कर रहे हो, सारा ही कर रहे हो, 6 की का फार्मूला लगा रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। आप फिजिकल लेवल पे उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो और कॉज कहाँ पर है? इमोशनल लेवल से कॉज आ रहा है। तो इमोशनल लेवल के ट्रीटमेंट के लिए आपको किस रास्ते से जाना पड़ेगा? इमोशंस के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो आप उस कंडीशन को हो सकता है मिस कर रहे हो, ये मत करता ये। तो ये तो 3 कंडीशन है, क्यों नहीं आता है। एक और कंडीशन है, इससे जुड़ी हुई कंडीशन है, जो मैं क्लास में पढ़ाता भी हूँ, अभी 2 दिन के लेक्चर में भी बोला भी है मैंने। अनहेजिटेटिंग माइंड, विक्टोरियस स्पिरिट, स्माइल स्पिरिट की बात मैंने की है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये मानो कि क्रोनिक डिजीज का मतलब है आपका परमानेंट किराएदार। वो क्या है? और परमानेंट किराएदार नहीं होता है, वो मकान मालिक ही हो जाता है बेचारा। वो मकान मालिक हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, सर कब खाली करेंगे आप, प्लीज़ मेरे को, घर में मेरे बच्चे हो गए बड़े, मेरे को ज़रूरत है सर। नहीं अभी मैं अब कहाँ जाऊँगा, 20 साल से यहाँ रहता हूँ, मेरे भी तो बच्चे बड़े हो गए, मैं कहाँ जाने वाला हूँ भाई, तुम हमारा देखो, मैं तो यही रहने वाला हूँ। फिर कोर्टबाजी होती है, मुकदमेबाजी होती है, बेचारा बाप मुकदमा लड़ता है और ग्रैंड चिल्ड्रन तक लड़ते जाते हैं। वो परमानेंट किराएदार है भाई, क्रोनिक डिजीज वाला। तो अब क्रोनिक डिजीज परमानेंट किराएदार है तो करे क्या उसका, क्या करें? तो ये जो ट्रीटमेंट है ना,
एक सरल उदाहरण से देता हूँ, ये फाइटिंग है, और फाइटिंग के लिए कितनी पार्टीज चाहिए? कितनी पार्टी चाहिए? 2। तो आपको 2 पार्टी बतानी कौन कौन है वो 2 पार्टी। फाइटिंग है ये, ट्रीटमेंट इज फाइटिंग। वो फाइटिंग के लिए 2 पार्टीज है। पार्टी कौन कौन सी है उसमें 2 बता दो। एक पार्टी तो कौन है? बॉडी, एक माइंड। एक पार्टी कौन है? प्रैक्टिशनर है। सही है ना, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं तो पार्टी अखाड़े में उतरा हुआ हूँ ना, तो मुझे तो करना ही है। और दूसरी पार्टी कौन है? दूसरी पार्टी कौन है? दूसरी पार्टी, हाँ उधर से कोई आवाज आई। दूसरी पार्टी पेशेंट नहीं है, डिजीज है। पेशेंट तो बेचारा न्यूट्रल है, पार्टी का है वो। दूसरी पार्टी कौन है? डिजीज है। अब ये दोनों के बीच में कुश्ती है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा कुश्ती में? जो स्ट्रांग होगा। अगर डिजीज को आपने अपने पे हावी होने दिया और डिजीज आपसे स्ट्रांग है तो डिजीज जीतने वाली है, आप हारने ही वाले हो। और आपने डिजीज की आंख में आंख मिलाकर देखा, आंख में आंख मिला के देखा, और पलक किसने झपकाई? डिजीज ने झपकाई। तो कैसी भी डिजीज है वो ठीक होने वाली है, वो कैसी भी डिजीज है ठीक होने वाली है। इसको मैं कहता हूं विक्टोरियस स्पिरिट। तो ये पुराना मकान मालिक खाली नहीं करता है, एक दिन आपको सुबह उठ के उसके तामझाम उठा के बाहर फेंक देने पड़ते हैं, फिर वो कोर्ट में जाता है, आप घर के अंदर होते हो। पहले क्या होते हैं, वो घर के अंदर है, हम कोर्ट में हैं। उसको बाहर फेंक दिया, वो कोर्ट में, आप घर के अंदर हो। तो कौन जीता? हम जीते। तो ये कुश्ती है, ये कुश्ती आपको जीतनी है, और वो जीतने के लिए जो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है वो स्ट्रेटेजी बनानी है। थैंक यू वेरी मच। देखो अभी मतलब रेसलिंग वापस सीखने जाना जरूरी है सुजोग थेरेपिस्ट बनने के लिए, है नहीं? गुरुजी हैं। ये तो कितना भी क्रोनिक पेशेंट है, कितना भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसकी साइकोलॉजी में डीप जाओ, थोड़े उसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज चेक करो, थोड़ा उसका एनवायरमेंटल बैकग्राउंड उसका चेक करें, एंड आप अपने पे भरोसा रखो कि इसको कैसे भी मुझे हराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये अपने क्वेश्चन आंसर का सिलसिला समाप्त करते हैं। ऑडियंस हमने लॉक जो 15 हमने है ना टोटल 15 क्वेश्चंस बनाए थे, लेकिन मुश्किल से 5 क्वेश्चंस ले पाए, क्योंकि लगा के नहीं सबको कि ये सबके अंदर वाले क्वेश्चंस हैं, लगा के नहीं, सब उस क्वेश्चन से पीड़ित हैं। ठीक है ना, तो हमें आगे भी और प्रोग्राम को बढ़ाना है, तो टाइम ड्यूरेशन की लिमिटेशन होने की वजह से हम इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं। फाइन अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉड, स्टैंडिंग ओवेशन हमारे सारे पैनलिस्ट एंड आवर अशोक सर। अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉड्स। यहाँ डिशेज कह सकते, मेरे ख्याल से उसका साइकोलॉजिकल भाई तो अच्छा होने वाला है, बस इतना गलत झूठ बोल सकते हैं कि नहीं, तो उसका समाधान आएगा, डिशेज पहनने की ताकत तो आएगी। और इसमें और एक इंडियन कंडीशन में प्रार्थना ने मेरा भाई वापस आके मैंने देखा है, तो प्रे में जो ताकत है, जो हम मेडिसिन में कहते कुछ तो दैट कैन बी मेजर्ड, बट है कि नहीं? एक्सप्लेन करो सर। Now we would request Ashok sir to felicitate our panelists. 2 minutes. SJT मयूर जैन, जोरदार तालियां हो जाएं। SJT डॉक्टर भरत पटोडिया, SJT सीमा दमानी, SJT आरती कुमार, जोरदार तालियां हो जाएं।
Thank you so much, Ashok sir. Thank you. What an amazing discussion it was. I hope आप सबके कुछ doubts तो solve हुए होंगे, हैं कि नहीं? कुछ नहीं, बहुत सारे. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. आप सब में से कुछ लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स नहीं लिए हैं, तो प्लीज़ जिनके भी बाकी हैं वहाँ बाहर से ले लीजिए, हमारी टीम को वाइंड अप भी करना है.